संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण एवं महिला संबंधी नीतियों का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करना रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पीछे छूट गई है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। भारतीय संविधान द्वारा स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिए जाने के बाद भी विदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी 20% से भी कम है। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की समिति एवं उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा के प्रस्तुति किया गया था, जो तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों की राजनीतिक का शिकार है। मार्च 2010 में राज्यसभा में ऐसे विधेयक पारित हो जाने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नीति पर काफी विवाद हो गया। वर्ष 2017 तक इस विधेयक पर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा ने इसे भारी मतभेद के कारण अभी तक पारित नहीं किया गया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 193 देशों में मात्र 50 देशों के संसदों में महिलाओं की भागीदारी 30% या उससे अधिक है। शेष देशों में महिलाओं की भागीदारी 30% से भी नीचे है। विश्व के 1/4 देशों में महिला संसदों की भागीदारी 14% से भी कम है। विश्व में खांडा, क्यूबा तथा बोलीविया ऐसे देश हैं जहां 50% से भी अधिक महिलाएं की भागीदारी है। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार संसद में महिलाओं की भागीदारी 30% होनी चाहिए। चीन, रूस, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में महिलाओं के 33% आरक्षण के पहले ही प्रावधान किया हुआ है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों के राजनीतिक पार्टियों से भी महिलाएं 30% आरक्षण दे रहा है। भारत वर्तमान में महिला आरक्षण को लेकर कानून बनाने में असफल रहा है। इसके बावजूद 17वीं लोकसभा 2019 में महिला सांसदों की संख्या 62 से बढ़कर 78 हो गई है, जो कुल सांसदों का 14.3% है। अतः भारत को इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की भागीदारी अपने पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से कम है। महिला आरक्षण की आवश्यकताएं क्यों? भारत में जहां एक ओर स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुष के अधीन रही हैं, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में भी उनकी स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक रही है। इस असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। राजनीतिक स्थिति से तात्पर्य यही है कि ऐसे अनेक निकायों में जो निम्नकारी हैं और जिन निकायों में राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक नीतियों की निर्धारित किया जाता है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बिना आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल पुरुष प्रधान मानसिकता वाले हैं, जो चुनावों में सामान्यतः महिलाओं के अपने उम्मीदवार नहीं बनाते। महिला प्रमुख पार्टियां भी पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुषों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए बाध्य है। सरकार ने विधायी एवं कार्यकारी अंगों में भी महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर है, अतः वे स्त्री के अधिकारों से संबंध में आवाज नहीं उठा पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु सुनिश्चित, प्रतिष्ठित एवं आरक्षित किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार संसद में 33.3% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। चुनाव के लिए लॉटरी के द्वारा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। वास्तव में भारतीय राजनीति में आरक्षण का प्रावधान अंग्रेज की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेजों ने भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से पहली बार मुसलमानों को पृथक एवं प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 6(4) के अतिरिक्त अनुच्छेद 333 से लेकर अनुच्छेद 342 तक भारतीय समाज में सामाजिक एवं
शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु अभी तक गठित किसी भी समिति या आयोग ने महिलाओं के लिए स्वतंत्र रूप से आरक्षण प्रदान करने की भी संतुष्टि नहीं की। महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी मुद्दा पहली बार राजीव गांधी ने उठाया था। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के शासनकाल में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को विधेयक के संसद प्रस्तुत किया गया, लेकिन हर बार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की 33% आरक्षण देने का मामला विभिन्न राजनीतिक दलों के मतभेद होने के कारण पारित नहीं हो सका। इन दलों की मांग आरक्षण में आरक्षण देने की है, जिसका अर्थ है महिलाओं के लिए आरक्षित 33% सीट में भी 1/3 सीटें अल्पसंख्यक दलित एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित करना। वर्ष 2016 में बिहार सरकार ने एक राज्य स्तरीय नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान कर महिलाओं की आरक्षण दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके पूर्व बिहार सरकार पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में भी इस प्रावधान किया है, जो महिला आरक्षण के देश में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महिला आरक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि उन्हें पर्याप्त आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। समाज का सुधारवादी या प्रगतिशील वर्ग मानता है कि आरक्षण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से समाज का पर्याप्त विकास संभव है, जबकि समाज के रूढ़वादी वर्ग का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर उसका बुरा प्रभाव पारिवारिक प्रणाली पर पड़ेगा, जिससे समाज के विकास की नींव कमजोर हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति निरंतर कम होती गई है। मनु जैसे नीति निर्धारित ने तो स्त्रियों के बारे में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि रक्षिति कौमार्ये भर्ता रक्षिति यौवान्यवे रक्षिति स्वयं वित्रे पुत्रा मैं स्त्री स्वतंत्र महार्यते। अर्थात बचपन में ही स्त्री की रक्षा पिता करते हैं, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र। इसलिए स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं। धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते उनकी सभी अधिकार छिन गए हैं। उन्हें पुरुष के उपयोग की वस्त्रमान बना दिया गया है। पर्दा प्रथा के आगमन के साथ साथ सभी स्थिति और दयनीय होती गई, लेकिन समय के साथ आधुनिक काल में पश्चाताप शिक्षा की विकास पर एक प्रकाश के बाद महिलाओं के एक बार फिर विकास के मार्ग प्रतिशत हुई है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने स्वर्गीकरण विकास के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और पुरुष वर्ग की उनकी इस कोशिश में ईमानदारी पूर्वक सहायता करनी चाहिए। महिलाओं की वर्तमान स्थिति व उपलब्धियां। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय देने के बाद स्त्रियां ने जीवन में अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे व्यवसाय, प्रशासन आदि में भी अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। इसके बावजूद उन्हें यह महसूस हो रहा है कि राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त किए गए हैं। उन्हें अपने संपूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं हो सकता। सत्ता में सशक्त भागीदारी के बिना विकास असंभव है। अच्छा तो यह होता कि महिलाओं को विधायकों में आरक्षण देने की अपेक्षा शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते तथा समाज में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता जिससे स्त्रियां स्वयं को प्रासंगिक एवं स्वतंत्र महसूस करती तथा देश के विकास में पुरुषों के समक्ष भागीदारी बनती। लेकिन पुरुष मानसिक समाज में संकीर्ण विचारधारा के कारण लोग उन्हीं घरों की चारदीवारी में ही कैद रखने का समर्थन करते हैं, क्योंकि वास्तव में ही उन्हें अपनी सत्ता पर खतरा नजर आता है। अतः वर्तमान में महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता व योग्यता दृढ़ संकल्प कार्य प्रणाली के पुरुषों को प्रभावित किया गया है। ऐसी स्थिति में भी आरक्षण को बढ़ावा देना प्रासंगिक साबित होता है। इसका निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार सभ्यता के आरंभ से ही मानव समाज के विकास में आधी आबादी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमेशा रहेगी। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का पूर्ण विकास समाज के आधे सदस्यों को अलग अलग करके नहीं किया जा सकता। अतः
समय की मांग है कि समाज के चतुर्मुखी एवं समग्र विकास के लिए आदि आबादी का सहयोगी बनाया जाए। इसकी सहभागिता के लिए यदि आरक्षण आवश्यक हो तो इस प्रणाली को भी कार्यवाहित किया जाए।